हेलो गाइस, वेलकम टू सीयू फिजिक्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसने कहा है कि व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। तो पुराने जो आपने बल्ब देखे होंगे जो येलो कलर की लाइट देते थे, उनमें एक फिलामेंट लगा होता है और वो जो फिलामेंट होता है वो बनता है टंगस्टन नाम के मटेरियल से। टंगस्टन इज एन एलिमेंट। इसको क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये टंगस्टन की प्रॉपर्टी है, वो एक इस तरह का मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपने एक लैम्प में लगा दिया, लैम्प में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वो एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी से धीरे धीरे वो लैम्प होता जाएगा हीट अप। हीट अप होते होते गर्म होने लगेगा, और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उस पर अगर वो मेल्ट कर गया तो फिर वो बल्ब तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं एक ऐसा ही मटेरियल लगाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना होता हो, बिकॉज टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। So it can sustain high temperature in the bulb. High temperature in the bulb, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं फिलामेंट के तौर पर इलेक्ट्रिक लैम्प्स में। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है? Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons are made up of alloy rather than pure metal? इन्हें प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाया जाता है? जो भी हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है या फिर जो टोस्टर्स में जो लगा रहता है, पूरा जो फिलामेंट रहता है, उसे अलॉय से बनाया जाता है, उसे प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाया जाता है? बिकॉज alloys have because strength of alloys does not permit them to bend or melt at हाई टेम्परेचर्स। क्या है भाई, टोस्टर में और जो मेरी इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें क्या है, बहुत टेम्परेचर हाई जाता है, वो चीज़ें गर्म होती हैं, गर्म होने का मतलब टेम्परेचर हाई होता है। तो कई बार प्योर मेटल्स के साथ ऐसा होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं। अब आप मान लीजिए आप कपड़ा प्रेस करने गए और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, आपने अगर मेटल की प्लेट लगा रखी है उसके बॉटम पे और वो बेंड हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, तो कपड़ा प्रेस कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो आप एक ऐसा ही मटेरियल यूज़ करोगे जिसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। तो बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ अलॉयज डज नॉट परमिट देम टू बेंड और मेल्ट एट हायर टेम्परेचर, ये इसका रीज़न हो गया। एक दो लाइनें और चाहो तो लिख सकते हो इसमें। मोस्टली प्योर मेटल्स बेंड एट हाई टेम्परेचर्स, दैट्स वाई दे आर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक आयरन्स और ब्रेड टोस्टर्स। क्लियर? चलिए पार्ट सी। Why is the series arrangement not used for domestic circuits? Because there is potential drop across each resistance, and then equal voltage is not available to each device. मान लीजिए भाई 2-3 मैं इंस्ट्रूमेंट लगा देता हूँ जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है, इस तरह से सीरीज़ में लगा देता हूँ अपने डोमेस्टिक सर्किट में, मतलब अपने घर में। मान लीजिए मैंने इसे सप्लाई से जोड़ दिया है। R1 मेरा एक रेफ्रिजरेटर मान लो मेरा, R2 मेरा AC है और R3 मेरा कैलो फैन है। इन तीनों को मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया। अच्छा भाई, जब इससे करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V1, जिसकी वैल्यू होगी I इंटू R1 के बराबर। अच्छा, अगर ये V वोल्ट की सप्लाई आ रही थी तो V1 तो यहाँ ड्रॉप हो गया, अब इसके अक्रॉस कितना बचा?
इसके अक्रॉस रहेगा आई इंटू आर टू और इसके अक्रॉस रहेगा आई इंटू आर थ्री। तो मेरा जो रेफ्रिजरेटर है उसको V1 वोल्टेज मिल रहा है, जो मेरा AC है उसको V2 वोल्टेज मिल रहा है, और जो मेरा फ़ैन है उसको V3 वोल्टेज मिल रहा है। पर जब भी आप रेटिंग देखोगे हमारे डिवाइसेस की, तो हर डिवाइस को 220 वोल्ट चाहिए होता है। अगर आप परचेज़ करने जाओगे तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट चाहिए, AC को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट चाहिए, पंखे को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट चाहिए। हाँ, सबको करंट अलग अलग चाहिए। तो अगर इन तीनों को मैं सीरीज़ में लगा दूंगा तो तीनों के अक्रॉस तो वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट में से कम हो गया, तीनों में डिवाइड हो गया वो वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज डिवाइड हो गया है तो वो फंक्शन नहीं करेंगे, वो ऑपरेट ही नहीं करेंगे वो डिवाइस। तो हमें चाहिए कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रहे सेम। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है तो क्या करोगे, सबको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो ये सीरीज़ वाला जो है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप अगर होता है, इसलिए उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। देयर इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस across each device in parallel, across each device in parallel. So we use parallel connection in डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट्स मतलब हमारे घरों के सर्किट्स, उनमें सभी डिवाइसेस जो हैं वो पैरेलल में ही लगे होते हैं। चलिए पार्ट 4 देखते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत सिंपल, फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ रो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से वो वायर बना है उसकी रेजिस्टिविटी। अगर कॉपर का है तो रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, एल्यूमिनियम का है तो कुछ और होगी, गोल्ड का है तो कुछ और होगी। L इज लेंथ ऑफ वायर, L इज लेंथ ऑफ वायर, और A क्या है यहाँ पर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कोई इस तरह की वायर है, तो इस वायर का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सर्कुलर एरिया है, इसे मैं कहूँगा A। तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है A के साथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, और ये इन्वर्सली है मतलब ये 1/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। चलिए पार्ट ई देखते हैं। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। आप घरों में जो भी देखोगे आपकी जो वायर्स लगती हैं वो या तो कॉपर की होती हैं या एल्यूमिनियम की होती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, क्या होता है भाई, वायर कैसे मटेरियल के बनाओगे, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तभी तो वो कम रेजिस्टेंस देगा। बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। सभी मटेरियल्स में इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लो रेजिस्टिविटी। सो transmission wires have very low resistance and current flows easily through them, चलिए अगर आपने ये पढ़ा होगा कि भाई कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, मतलब उनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि गोल्ड क्या है, गोल्ड का भी रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम से भी कम होता है गोल्ड का। तो भाई गोल्ड की वायर क्यों नहीं बना लेते? ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या है, गोल्ड बहुत महंगा है। अगर घर में गोल्ड की वायर डलाने जाओगे तो खर्चा जो है आपका ऑलमोस्ट 10 गुना हो जाएगा। तो आप
क्या करोगे, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी देखेंगे हम। तो कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए भी कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सस्ते हैं, दे आर चीपर एज कम्पेयर टू गोल्ड वायर्स, या सिल्वर की वायर भी कह लो, तो वो उससे भी काफ़ी चीप होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के, और रेजिस्टिविटी तो कम है ही। क्लियर? क्लियर है तो अब करो एंजॉय।